वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, लोकहित में शिक्षा और राष्ट्र हित में शिक्षा दोनों ही बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसी नए उद्देश्य के साथ हम इस टॉपिक का शुरुआत करेंगे और यह टॉपिक हमारा संबंधित होगा उष्मा से संबंधित टॉपिक होगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब में उष्मा से संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो लिए गए हैं, तो आप टॉपिक को पूरा अंत तक देखिए और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और उनसे संबंधित उनके आंसर कौन हो सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि 1 कैलोरी बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 4.2 जूल के, ऑप्शन बी है 1 जूल के, ऑप्शन सी है 5 जूल के और ऑप्शन डी है 10 जूल के। तो हमें बताना है कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है। तो देखिए 1 कैलोरी बराबर आपका होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, जो ऑप्शन ए है। तो आपका ये आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ऊष्मा का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है मीटर है, ऑप्शन बी है न्यूटन है, ऑप्शन सी है कैलोरी है और ऑप्शन डी है कूलाम है। तो हमें बताना है कि ऊष्मा का मात्रक क्या है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऊष्मा होता क्या है। ठीक है, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के ठंडे अथवा गर्माहट के अनुभव कराती है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। देखिए मीटर जो होता है वो आपका दूरी का मात्रक होता है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। बी जो न्यूटन दिया है ये किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी नहीं होगा। डी आपका है कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है? आप जानते हैं कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। लेकिन जो सी है कैलोरी, कैलोरी क्या है? ये ऊष्मा का मात्रक होता है। और आप जानते हैं अभी पढ़े हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है ना, 1 कैलोरी। ठीक है ना, तो 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस बिंदु पर ठोस द्रव गैस एक साथ पाई जाती हैं उसे कहते हैं। अर्थात वह बिंदु बताइए जिस पर ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है त्रिक बिंदु कहते हैं, ऑप्शन बी है चतुर्थांश कहते हैं, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों कहते हैं और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमें बताना है कि वह कौन सा बिंदु है जिस पर ठोस द्रव गैस तीनों पाए जाते हैं और उसे क्या कहते हैं। तो देखिए वह बिंदु को हम कहते हैं त्रिक बिंदु, यानी जिस बिंदु पर ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं उसे हम कहते हैं त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक। ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है बराबर रहता है और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमें बताना है कि किसी पदार्थ में अगर हम अशुद्धि मिलाएं, अशुद्धि का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ के ऊपर हम कौन सी चीज़ डाल दें जिससे उसकी गलने की क्षमता अर्थात पिघलने की क्षमता कम हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमसे ये पूछा गया कि किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या होता है। ऑप्शन ए है घट जाता है, ऑप्शन बी है बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है बराबर रहता है और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए किसी भी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक जो होता है वो घट जाता है। जैसे बर्फ़ अगर तेज़ी से पिघल रहा है, ठीक है ना, ये बर्फ़ है ये तेज़ी से पिघल रहा है, तो इस पर आप क्या करेंगे, नमक की बूंदें डाल देंगे, नमक छिड़क देंगे इसके ऊपर नमक डाल देंगे, तो गलने की क्षमता जो होगी उसकी कम हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए गर्म करने पर ठोस का सीधे गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है गलनांक, ऑप्शन बी है क्वथनांक और ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना कौन सा, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा है गर्म करने पर ठोस का सीधे गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है?
ऑप्शन ए गलनांक। गलनांक में क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई वस्तु पिघलने लगती है, गलने लगती है, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। क्वथनांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई वस्तु उबलने लगती है उसे हम कहते हैं क्वथनांक। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि वह यदि किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, अर्थात उसको जब भी हम ऊष्मा देते हैं तो वो द्रव में न बदलकर सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। जैसे कपूर को अगर हम जब जलाते हैं तो वो सीधे देखते हैं कि द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है। ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी है क्वथनांक, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन और ऑप्शन डी है सभी। तो अभी हमने बताया है कि ऊर्ध्वपातन क्या होते हैं, किसी भी ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक, जब ऑप्शन सी नहीं होगा तो सभी भी नहीं होगा, यानी डी भी कट जाएगा। क्वथनांक क्या होता है, अभी बताएं कि वह ताप जिस पर कोई वस्तु उबलना शुरू कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा संघनन, यानी वाष्प का द्रव में बदलने की घटना क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किसका होता है, हमें ये बताना है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। किसी वस्तु की जो छिपी हुई ऊष्मा होती है वो विशिष्ट ऊष्मा के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पूछा गया है कि जल होती है, ऑप्शन बी है पारा होती है, ऑप्शन सी है तेल और ऑप्शन डी है एल्कोहल। तो हमें बताना है किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पर जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है, उससे कम पारा की होती है, फिर इन सब की होती है। देखिए पहले नंबर पर सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जल की, दूसरे नंबर पर पारे की, तीसरे नंबर पर एल्कोहल की और चौथे नंबर पर तेल की। तो आप समझ सकते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किसकी होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ठीक, इसीलिए जिन यंत्रों में अर्थात जो भी मोटर वाहन होते हैं जिसमें जल का इस्तेमाल किया जाता है उनको ठंडा करने के लिए, कूलिंग के लिए, तो उसमें हम जल का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है और यंत्र को एक लंबे समय तक क्या करती है, उनको कूल करके ठंडा करके रखती है। ठीक है ना। इसलिए आप देखते हैं कि जो भी इंजन होंगे, जैसे आपका जनरेटर जो होता है उसमें भी पानी का ही प्रयोग किया जाता है, पानी डाला जाता है उसको गर्म को ठंडा करने के लिए, यानी जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पारा कितनी डिग्री सेल्सियस पर जमता है। हमें बताना है कि पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ऑप्शन ए है -39 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 40 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 30 डिग्री सेल्सियस पर और ऑप्शन डी है 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमें बताना है कि पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अब देखते हैं कि जो भी थर्मामीटर होते हैं जिसका हम क्या करते हैं, जनरली बुखार वगैरह नापने में प्रयोग करते हैं, तापमापी जो होती है, तो जो सेल्सियस होता है उसमें 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान नहीं बताता है, यानी वो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा क्या होता है, वो जम जाता है और उसके नीचे का तापमान नहीं बता पाएगा। तो इसलिए हमसे पूछा गया है कि पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है। अब रही बात कि अगर -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है तो उसके नीचे का ताप हम कैसे नापेंगे। तो उसके नीचे का ताप जो मापना होता है, मान लीजिए -39 डिग्री से नीचे जाना है -40 -45 डिग्री में, तो उसको नापने के लिए हम एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, यानी एल्कोहल तापमापी का प्रयोग करते हैं जो -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट पर? ऑप्शन ए है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 100 फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी है 20 फ़ारेनहाइट। तो हमें बताना है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। देखिए 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका सेल्सियस पैमाने पर होता है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर कितना होगा? तो 98.6 फ़ारेनहाइट पैमाने पर सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में ताप समान होता है। हाँ, यानी हमें वह ताप बताना है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का ताप समान होता है। ऑप्शन ए है -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है -20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -30 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है -50 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।